हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको LLV फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का पेपर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो कोड होता है हमारा 1005 होता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं और हम बोलते हैं इसे सेकंड संविदा विधि के सिद्धांत। ठीक है, और ये है भाग फर्स्ट। इसका भाग फर्स्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जो हमारे सेकंड सेम में आएगा, यानी एक एक्ट को दो बार में एग्जाम कराया जाता है, एक एक्ट का दो बार में एग्जाम कराया जाता है। उसी प्रकार हमारा जूरिस का भी सेकंड एग्जाम होगा, जूरिस सेकंड, और कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड भी होगा हमारा, कॉन्स्टिट्यू और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे दोबारा से एग्जाम हमारे इनके होंगे। अब हम बात करते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसके बारे में आपसे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। आज हम अब बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये जो है व्यापार से संबंधित है, समझौते से संबंधित है, उनके तोड़ने से संबंधित है, समझौते को जो भंग करा जाता है उनसे संबंधित है। इस तरह की बातें इसमें की जाती हैं। इसके हमारे चैप्टर का नाम ही संविदा है, और ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे लिख रहा है संविदा उन्मोचन। संविदा उन्मोचन, उन्मोचन का जो नाम है सब अर्थ है उन्मोचन। उन्मोचन का मतलब होता है समाप्ति। समाप्ति यानी खत्म, यानी भंग, ठीक है, यानी रोकना, यह है समाप्ति। मतलब हमने कोई संविदा करी, हम उसे समाप्त करना चाहते हैं, या उसे हम खत्म करना चाहते हैं, या उसे भंग करना चाहते हैं, या उसे रोकना चाहते हैं। इस प्रकार इसके विभिन्न नाम हैं, लेकिन हमारा जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यहाँ पे उन्मोचन लिखाएगा। उन्मोचन भी आ सकता है, समाप्ति भी आ सकता है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन संविदा उन्मोचन यानी समाप्ति। जैसे हमारा ये नाम है, यहाँ पे देखो ये बता भी रखा है समाप्ति। संविदा समाप्ति के ढंग कौन कौन से हैं, मतलब हमारी जो संविदा है, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट अब भी और संविदा अब भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने जो सबसे पहले अपने प्लेलिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट का जो प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें सब चीज़ डाल रखी है। आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं इस चीज़ को तो मैं बार बार नहीं बताऊँगा क्योंकि समय कम है, समय का अभाव है। इससे इम्पोर्टेंट सारी जानकारी आपसे पहले और 4 एग्जामों में मैं दे चुका हूँ। पेपर कैसे करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अब समय के अभाव को देखते हुए सिर्फ हमें अपने क्वेश्चनों पर चलना है। बीच में अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट आती है, आपकी कोई कमेंट आती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता चलूँगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात की जाएगी। अगर मुझे कहीं पे लगेगा कि थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है या डिफरेंट है, या मुझे यहाँ पे आपको कुछ बताना है या आपको कुछ समझाना है, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। और आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार जुड़े हो और अभी आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें सिर्फ 1 मंथ ही मिलेंगे, 1 मंथ ही मिल पाएगा। फिर हमारे अप्रैल को छोड़ के मई, मतलब 2 मंथ मिल पाएंगे हमें सिर्फ मई में। फिर हमारे एग्ज़ाम होने हैं, तो मई के एग्ज़ामों की तैयारी मैं आपकी अभी से कराऊंगा, इसलिए आप बेल आइकन को दबा लो। जब भी कोई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाया करेगा।
और जो बच्चे अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। पेशेंस के साथ समझना है इस वाले क्वेश्चन को। अगर इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आगे आपके क्वेश्चन सभी समझ में आते रहेंगे। ठीक है, संविदा उन्मोचन समाप्ति के ढंग कौन से हैं? संविदा समाप्ति का, मैं यहाँ पे देखो उन्मोचन की जगह समाप्ति इसलिए बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए। संविदाओं समाप्ति का ढंग निम्नलिखित तरीकों में से किस एक तरीके से हो सकता है? मतलब जो हम संविदा करते हैं, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हम दो पक्ष आपस में किसी बात को मानते हैं, उसको हम किस तरह से भंग कर सकते हैं, रोक सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। एक चलें, संविदाओं के पालन द्वारा, हम संविदाओं के पालन द्वारा हम ये समाप्ति कर सकते हैं। वो पालन कौन से हैं ये अब हम इसमें देखते हैं। एक संविदा संबंधित पक्षों के बीच आभार उत्पन्न करता है। मतलब जब कोई संविदा होती है तो एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करता है कि भाई आपने हमारे से कॉन्ट्रैक्ट करा है, आपने हमारे से एक नए बिजनेस के लिए संबंध बनाए हैं, तो वो एक दूसरे का आभार व्यक्त करते हैं। संविदा के उन्मोचन यानी संविदा की समाप्ति का सबसे सामान्य ढंग है। मतलब जब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है कि भाई 6 महीने, साल, 2 साल, 3 महीने, 1 हफ्ता, जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, उसकी समाप्ति होने लगती है, तब एक दूसरे का क्या करते हैं? आभार व्यक्त करते हैं और सबसे सामान्य ढंग से करते हैं। कैसे? संविदा के समाप्ति का सबसे सामान्य ढंग है आभार व्यक्त करके कि पक्षकार संविदा का पालन करें। अतः यदि संविदा के दोनों पक्ष अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन कर देते हैं तो संविदा का उन्मोचन हो जाता है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने ये कहा, देखो बहुत इजी एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं दूंगा, सिर्फ आप समझना है, टाइम बहुत कम है आपका। अगर किसी व्यक्ति ने, ए ने बी से कहा कि भाई ए मजदूर है, बी मालिक है। मजदूर से और इनके मालिक की डन हुई कि आपको 30 दिन 1 मंथ हमारे यहाँ काम करना है और बदले में आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा। इसने एक्सेप्ट कर लिया। इन पे क्या हुआ? इनकी संविदा आपस में हो गई। अब मालिक का घर 1 महीने में बन के रेडी हो गया, इधर इसकी जो संविदा थी वो भी पूरी हो गई। तो 1 महीने के बाद जो 1 मंथ की इनकी जो संविदा हुई है, 1 मंथ का जो इनका टाइम था, जो एक्सेप्ट करा था इन्होंने, वो क्या हो गया? अब समाप्त हो गया है। तो संविदा क्या हुई है? उन्मोचन हुई है। संविदा क्या हुई है? उन्मोचन। ठीक है, संविदा क्या हुई है? हमारी समाप्त हुई है, रुक गई है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा सिर्फ 1 महीने का था। कैस महीने का था? सिर्फ 1 महीने का। अब हमारा महीना पूरा हो गया तो भाई समाप्त होनी है। जैसे ही नेक्स्ट मंथ लगता है, हमारी दूसरी संविदा अगर हम किसी और से कर रखी है तो हम उसके संविदा को मानेंगे या हम कहीं दूसरे की जगह काम करेंगे। ये संविदा हमारी क्या हो गई? समाप्त। आगे चलते हैं। धारा सेक्शन 37 यह सामान्य नियम स्थापित करती है कि संविदा के पक्षों को क्रमश अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं का या तो पालन करना चाहिए या पालन करने की पेशकश करनी चाहिए। इसमें क्या कहा गया है? देखो एक बात बताओ, यहाँ पे ए है और बी है, मजदूर था, ये मालिक था। धारा हमारी, सेक्शन हमारा क्या कह रहा है? 37। सेक्शनों को याद कर लेना। सेक्शन 37 क्या कह रहा है? दोनों पक्षों को, मतलब एक पक्ष और द्विपक्ष, दूसरा पक्ष, प्रथम पक्ष, दोनों को अपने द्वारा करी हुई संविदा का सम्मान करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है उसे संशोधन करना चाहिए, उसमें वार्तालाप करनी चाहिए। ठीक है। धारा 37 यह सामान्य नियम स्थापित करती है कि संविदा के पक्षों को क्रमश अपनी अपनी प्रतिज्ञा जो उन्होंने संविदा की है
या तो पालन करना चाहिए या पालन करने की पेशकश करनी चाहिए। सपोज करो मजदूर ये कहने लगे कि सर अब मैं काम नहीं कर रहा, मुझे तो 10,000 की जगह कहीं पे 20,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं तुम्हारे यहाँ पे काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये संविदा क्या करता है, भंग करता है, इस पे आरोप लगेगा। ठीक है, ठीक है। और इसकी हमें क्या करनी चाहिए, पेशकश करनी चाहिए कि सर मैं जो है इस तरह का काम नहीं कर सकता हूँ, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, ये बात है वो बात है, तब अपना यहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा, संविदा का पालन किसी अन्य विधि द्वारा या अधिनियम द्वारा माफ कर दिया गया है। जो हमारा संविदा का जो पालन होता था, यानी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसका जो हम पालन करते थे, उस विधि का अन्य विधि द्वारा माफ कर दिया गया है, या ये कह सकते हैं कुछ विधियों द्वारा इस संविदा को माफ किया गया है। ठीक है, कुछ अवस्थाओं में पक्षों को अपनी शर्तों के पालन से माफ कर दिया किया जाता है। मतलब हमने जैसे कोई शर्तें रखी, अगर उन शर्तों के अकॉर्डिंग अगर व्यक्ति नहीं चलता है तो उन पे कंप्रोमाइज करता है तो उन्हें माफ कर दिया जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने एक मजदूर का और मालिक का दिया था। यहाँ पे सपोज करो ये जो मजदूर है ज़्यादा गरीब है और इसे लग रहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो मजबूरी बस कर लिया है, बट बशर्ते मेरा 10,000 में खर्चा नहीं चलेगा और मेरे बच्चे बीमार हैं या कोई ज़्यादा परेशानी है, और ये मालिक को समझ में आ रहा है कि इस सामने वाले व्यक्ति का 10,000 में खर्चा नहीं चलेगा और मेरे पे 10,000 से ज़्यादा देने को है नहीं, तो ये अपने कुछ नियमों कुछ विधि के अनुसार इस संविदा को यहाँ समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अवस्थाओं में पक्षों को अपनी शर्तों के पालन से माफ कर दिया जाता है, जैसे पालन की असंभावता, संविदा भंग द्वारा, संपत्ति से या दिवालिया को उसके कर्ज भुगतान से मुक्त करना आदि। जैसे कोई अभी मैंने मजदूर का इसका दिया था, अगर ये पालन नहीं कर पा रहा है या कोई संविदा भंग कर रहे हैं, भाई संविदा ही तो भंग हो रही है, या इसका पालन नहीं कर रहे हैं, या ये व्यक्ति दिवालिया हो जाए, ठीक है, बिल्कुल कर्ज में डूब जाए, तब ये संविदा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, बड़े प्यार से और समझ के आपको इसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, पालन की पेशकश अस्वीकार करना। देखो एक बात ध्यान रख लेना, मैं देखो उस समय बताना थोड़ा भूल गया था, अब तो मैं दोबारा से बता रहा हूं मैंने क्या बोला था। जैसे ही मुझे कोई चीजें याद आएंगी बीच बीच में, मैं आपको सचेत करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। एक बात ध्यान रख लेना, इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है इस पे हेडिंग्स पे दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हेडिंग्स हैं, आप जितनी ज़्यादा हेडिंग्स करोगे और यहाँ पे जैसे ये धाराएं हैं एग्जाम, ऐसे सेक्शंस जो लिखोगे, आपको बेहतरीन नंबर मिलने वाले हैं। और एक आपसे मैं बात कहना चाहता हूँ, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो लैंग्वेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इससे बंद कर मत रहना। ये मत सोचना कि हमें जो लैंग्वेज भैया ने कराई है हम इसी से बंद के रहें, इन सर ने जो कराई है इसी से बंद के चलें, हमें अपने लैंग्वेज में इसे पुट करना है। ठीक है, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने एग्जाम्पल्स में, अपने तौर तरीके से इसे लिखना है। बशर्ते आपको सिर्फ किस चीज़ पे ध्यान देना है, ये जो हमारी हेडिंग्स हैं ये हमारी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, राइट, एकदम बिंदास तरीके से। ठीक है, आगे हम उसे अपने पूरी चीज़ को अपने लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पालन की पेशकश अस्वीकार करना। धारा 38 के अनुसार जब किसी प्रतिज्ञाकर्ता को, जो ग्रहण करता है, प्रतिज्ञाकर्ता ने, सॉरी मैं गलत बता दिया है, प्रतिज्ञाकर्ता जो मतलब किसी से करवा रहा है, मतलब जो, अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। जब देख प्रतिज्ञाकर्ता ने प्रतिज्ञा ग्रहीता, देखो ये है करने वाला, ये है ग्रहण करने वाला, जिसने एक्सेप्ट करा है कोई प्रस्ताव। जैसे इसे मान लो मालिक, इसे मान लो मजदूर, मालिक मजदूर। धारा 38 के अनुसार, सेक्शन 38 के अनुसार जब किसी प्रतिज्ञाकर्ता ने प्रतिज्ञा ग्रहीता से पालन की पेशकश की
और यह पेशकश स्वीकार नहीं की गई तो प्रतिज्ञाकर्ता पालन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब एक बात बताओ, मालिक ने इससे जो क्या की थी, पेशकश की, अपने जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा था उसे लागू करने की, उसे जो लगातार कंटिन्यू चलाने की, लेकिन प्रतिज्ञाकर्ता ने पालन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जब तक इसका मन नहीं होगा, इसने पेशकश रखी कि भाई जो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट करे हैं उसे करो, अगर इसका मन नहीं है और ये जाना नहीं चाहता, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कोई पैसे धनराशि नहीं आई है, तो ये पेशकश रखता है भाई अपने काम पे आओ, तो ये यहाँ पे जाने से मना कर रहा है, उत्तरदायी नहीं होगा। और न ही वह संविदा के अंतर्गत अपने अधिकारों को अपालन द्वारा खो सकता है। जो इसके अधिकार हैं उसे भी ये नहीं खो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे पेशकश के लिए निम्नलिखित शर्तें हों, मतलब इन पेशकशों को करने के लिए जो अभी मैंने 3 आपको हेडिंग्स जो दी हैं, इनको करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। पेशकश शर्तहीन हो, मतलब जो मालिक ने नौकर से की है या नौकर ने मालिक के साथ की है, जो इनने पेशकश एक दूसरे से की है, इसमें कोई शर्त ना हो। ठीक है। दूसरी, पेशकश, जो पेशकश मालिक ने रखी है कि भाई अपने जो हमने जो अपना प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार करो, और उसने प्रस्ताव ग्रहीता ने जो कहा है मना कर दिया। ठीक है। पेशकश उचित समय, स्थान व अनुकूल परिस्थितियों में हो। ये नहीं है कि आप किसी मजदूर को पकड़ लेते हो, उसके घर में शादी है और आप उस पर जबरदस्ती कार्य करा रहे हो। ठीक है, वह अनुकूल व परिस्थिति में हो। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस वाली लाइन के लिए। देखो, एग्जाम्पल्स का ही इसमें ज़्यादातर महत्व है। अगर हमारे एग्जाम्पल्स अगर सही नहीं है तो हमारा पेपर बिल्कुल खराब जाने वाला है। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं इस वाली लाइन के ऊपर। पेशकश उचित समय पे हो, स्थान व अनुकूल परिस्थिति में हो। बिल्कुल उचित स्थान पर हो, समय पर हो और अनुकूल परिस्थितियों में हो। जैसे एक बात समझो, यहाँ पे ए है, ये बी है। ए ने 10 टन जो है तेल लिया। क्या लिया? तेल। किससे लिया? बी से। बी कौन है? मालिक है। ये मजदूर मान लो। इसने 10 लीटर तेल लिया, वो 10 टन तेल लिया, और इसने जो तय करा कि मैं आपको 10 दिन में लौटा दूंगा। ठीक है, 10 दिन में लौटा दूंगा। और इसका जो 10 दिन जो पूरे होने थे वो दिन के 12 बजे पूरे हो रहे थे। 12 बजे पूरे हो रहे थे दिन के। लेकिन ये जो मजदूर था और इन मालिकों के बीच जो तय हुई थी कि 10 दिन में हम आपके 10 टन तेल को लौटा देंगे। सही है। लेकिन इस मालिक ने क्या करा, आपस में कि हाँ भाई सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो तय था भाई 10 दिन सपोज करो 12 बजे, दिन के 12 बजे पूरे हो रहे थे 10वां दिन, ये 12:10 पे या 1 बजे अपने तेल को लेके गया कि भाई ये लो अपना 10 टन तेल और हमें अपनी संविदा से मुक्त करो। और हमने जो संविदा करी थी पूर्ण हो गई है, अब संविदा खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये मालिक कैसा था? कंजूस था। कंजूस मान लो, या नियम के बिल्कुल नियम से चल रहा था। अगर ये व्यक्ति 12:10 पे या 12:01 पे इसके पास पहुंचा है तो इसने क्या करा, इसने जो प्रस्ताव था, अपना जो तेल था, उसने अस्वीकार कर दिया कि मैं इसे नहीं लूंगा, अब मैं तो इस पे फाइन चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है, यही चीज है कि पेशकश उचित स्थान पे, उचित समय पे और अनुकूल परिस्थितियों में हो। ऐसे नहीं है कि वैसे ही हमने जो अपनी शर्तें रखी हैं यहाँ पर जो हमने मजदूर और ये वाली बताई है कि मजदूर की भी क्या हो, कंडीशन हो। ऐसे नहीं है वो छोड़ के डायरेक्टली ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, आगे चले। संविदा की पूर्वकालिक उल्लंघन। संविदा का पूर्वकालिक उल्लंघन। पूर्वकालिक होता पहले से ही उल्लंघन करना। ठीक है। धारा 39 के अनुसार फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, ये वाला केस आप याद कर लेना। मैं कै ने ख को वचन दिया कि जैसे ही उसके पिता की मृत्यु होगी वह उससे विवाह कर लेगा। कै ने अपने पिता के जीवन काल में ही ख से विवाह करने की
असमर्थता प्रकट कर दी। ख ने संविदा भंग के लिए क पर बात दायर कर दिया। देखो यहाँ पर पहले मैं इसे पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरह से। कर दिया, लेकिन उस क के पिता की मृत्यु तक इंतजार करने को कहा गया। यह निर्णय दिया गया कि ख के पास दो विकल्प थे। वह क के पिता की मृत्यु तक इंतजार कर सकता था, संविदा भंग के लिए तुरंत बात दायर कर सकता था। अब इस एग्जाम्पल को मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में अपने तौर तरीके से बताता हूं, ठीक है। यहां पे क्या है, एक मानो लड़का है, एक लड़की है। लड़का ने बोला कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु होगी, किसकी, पिता की, तब मैं आपसे शादी करूंगा, ठीक है, लड़की के लिए बोला। लेकिन लड़के के मन में क्या हुआ कि मेरे पिता भी जीवित हैं, क्यों ना मैं अभी शादी कर लूं। लड़के ने अपना प्रस्ताव लड़की के पास लेके गया और इससे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, अपने पिताजी के जीवन काल में ही। इन्होंने आपस में क्या करी, इस लड़की ने सोचा कि इसने जो क्या करी है, संविदा भंग की है, अब मैं इस पे केस लेके आ जाऊं, ठीक है। ये केस लेके न्यायालय पहुंची कि उसने अपनी असमर्थता जो व्यक्त की है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप जो केस लेके आई हो क के खिलाफ, आप तब तक रुकिए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो ख है, यानी जो लड़की है, लड़की ने बात दायर करा तो लड़की से कहा कि आपके पास दो रास्ते थे। क्या रास्ते थे, दो रास्ते हैं। प्रथम तो आप लड़के के पिता के मरने का इंतजार करो, या आप अपनी संविदा को भंग कर लो, लेकिन आप केस नहीं डाल सकती हो, ठीक है। ये थी संविदा, ठीक है। आगे चलते हैं। पालन की असंभवता द्वारा, पालन की जो असंभवता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई जिम्मेदारी किसी एक दूसरे ने ली है, उनको किस तरीके से हम असंभवता कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से उन्हें बदल सकते हैं, मतलब किस स्थितियों में वो लागू नहीं होंगी। असंभवता के कारण विफलता के 6 सिद्धांत, असंभवता के कारण विफलता के 6 सिद्धांत, मतलब किन परिस्थितियों में हमारी संविदा भंग हो सकती है। देखते हैं। प्रथम, विधि परिवर्तन द्वारा, जब कोई विधि यानी किसी कानून में क्या हो जाए, हमारा बदलाव, कानून में बदलाव हो जाए, उस प्रकार हमारी संविदा भंग हो सकती है। दूसरा, विषय वस्तु के विनाश द्वारा, सपोज करो हमने एक घर को बनाकर संविदा करी कि आपको हमारा घर बनाना है, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि जो प्लॉट था, यानी कि जो घर बनाया था, वो बाढ़ में या तूफान में या कैसे ही भूकंप में आके टूट गया, ठीक है। यहां पे संविदा क्या होंगी, विषय वस्तु बदल गई। यहां पे क्या था, उनका घर आधा बना था और भूकंप आया, आधा मिट गया, जमीन में धंस गया, टूट गया। अब जो घर बनाने वाला व्यक्ति था, भाई इसकी जिम्मेदारी थोड़ी है मजदूर की कि वो दोबारा से आपके घर को बनाए। भाई ये तो आकस्मिक दुर्घटना थी, तो इसको भंग करा जाएगा, ठीक है। ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा शुरू से घर बनाने के लिए। विशिष्ट घटना के न घटने द्वारा, सपोज करो कि किसी ने ये बोला कि जब मेरी नौकरी लगेगी मैं आपसे शादी कर लूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, या उसने ये कह दिया कि मेरी अगले महीने शादी हो जाएगी। इसको लो, इस वाले एग्जांपल को छोड़ो, ऐसे करो कि एक लड़का था, लड़का ने लड़की से बोला कि जो है मैं आपसे शादी करूंगा और मेरी अगले महीने नौकरी लगने वाली है, ठीक है, आप टेंशन मत ना लो, आप मेरे से शादी कर लो। दोनों पक्ष राजी हो गए। लेकिन होता क्या है कि इसके जो इन्होंने कहा कि चलो अगले महीने तुम्हारी शादी हो जाएगी, पक्की कर लेते हैं, उसके बाद हम शादी, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी उसके बाद मुहूर्त निकाल के पक्का कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो शादी, वो लड़के की जो है जॉब नहीं लगती है।
सही है। तो यहाँ पे संविदा क्या हो जाएगी, भंग। लड़की कहती है कि तुम्हारी तो अभी ही नहीं लगी, तो तुम तो झूठ बोल रहे, तो संविदा हमने क्या कर ली, भंग कर ली। अब आपसे आप जो अपनी नौकरी लगाओ पहले। तो ये संविदा कैसी परिस्थितियों में भंग हुई है, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट घटना के ना घटने द्वारा, यानी नौकरी नहीं लगी तो संविदा भंग। प्रतिज्ञाकर्ता की मृत्यु या गंभीर बीमारी द्वारा। एक बात बताओ, मालिक है या मजदूर है, इनमें कोई संविदा हुई आपस में कि भाई आप मेरे घर पे काम करो, या कोई सामान वस्तु का एक दूसरे ने आदान प्रदान करा है। अगर इसमें से मालिक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या मजदूर की मृत्यु हो जाती है, ज्यादातर केसों में अगर मालिक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर जो संविदा क्या होगी, भंग। हालांकि सबसे ज्यादा जब भी नुकसान होता है संविदा में मालिक का ही होता है, तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि प्रतिज्ञा करता, जिसने प्रतिज्ञा करी थी कि भाई तुम हमारी संविदा को एक्सेप्ट करो मजदूर से, तो ये है, इस स्थितियों में क्या होगा, भंग हो जाएगी। ठीक है, असंभावना। ठीक है, संविदा के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा। अगर किसी, मतलब हमने जो संविदा करी है उनमें कोई विभिन्न परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई, वो परिवर्तन हो रही हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा, असंभवता की जो विफलता के जो सिद्धांत है वो लागू होंगे, और जो हमारी असंभवता लागू हो जाएगी। ठीक है, युद्ध हस्तक्षेप द्वारा। अगर हमने कोई संविदा किसी देश से कर रखी है, किसी कंपनी से कर रखी है, और उस समय हमारे देश की उस देश से लड़ाई हो जाए, या उस कंपनी की किसी और कंपनी से, या हमसे लड़ाई हो जाए, किसी भी कारण से, मतलब ये युद्ध हो जाए, तो वहां पे हस्तक्षेप, जो वहां पे प्रभाव पड़ेगा उससे क्या होगा, ये हमारी विफलता बनेगी। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। विधि में परिवर्तन द्वारा विफलता बन सकती है। विषय वस्तु के विनाश द्वारा, अगर जिसकी हमने संविदा करी है वो ही समाप्त हो जाए तो संविदा खत्म होगी। विशिष्ट घटना के ना घटने पर, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, जैसे हमें नौकरी की उम्मीद थी, या हमें ये था कि भाई हमारी कंपनी हमें अगले 1 महीने में 10 लाख का मुनाफा करके दे देगी, हम अपने मजदूरों से कार्य पहले से करवाने से लग गए, लेकिन वो विशिष्ट घटना नहीं घटी। प्रतिज्ञाकर्ता की मृत्यु द्वारा, जिसने ये प्रतिज्ञा करी है कि हमारी कंपनी अच्छी चले और मजदूरों को काम पे लगाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनको इनकम दी जाएगी, लेकिन जिन्होंने ये सब बोला कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम देंगे, वो सैलरी देंगे, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सैलरी देंगे, इनकम तो भाई मालिक की होगी, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सैलरी देंगे, लेकिन क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे सारी संविदा विफल हो जाएंगी, है ना। संविदा के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि भाई पहले की परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है, तो हमारी विफलता कायम होगी। यानी युद्ध हस्तक्षेप द्वारा, अगर कहीं युद्ध हो जाता है तो वहां पे ये सब चीजें विफल हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविदा का नवीकरण, खंडन या परिवर्तन। देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन जब बनेगा तो यहां से आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। संविदा का नवीकरण, खंडन या परिवर्तन द्वारा, यह क्वेश्चन यहां से भी, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहां से भी आके बन सकता है, लिख लेना इस बात को, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारे क्वेश्चन की जो भाषा है यहां से भी लिख के आ सकती है कि संविदा का नवीकरण, खंडन या परिवर्तन कब हो सकता है, किन परिस्थितियों में हो सकता है, वो बताइए। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन सेट हो जाते हैं, और वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हम वैसे पूरा करेंगे। ठीक है, धारा 62 के अनुसार किसी पुराने संविदा के स्थान पर, धारा 62 के अनुसार किसी पुरानी संविदा के स्थान पर उन्हीं पक्षों या विभिन्न पक्षों के बीच मूल संविदा के परिवर्तन के प्रतिफल के बदले में नई संविदा प्रतिस्थापित करने को नवीकरण कहते हैं। सपोज करो किन्हीं व्यक्तियों में एक संविदा हुई थी, 2 व्यक्तियों में एक संविदा हुई थी, लेकिन परिस्थितियों के बदलते हुए उन संविदाओं में उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज करके परिवर्तन कर लिया। ठीक है, लड़की और लड़के की शादी हुई, दोनों ने, बस इस वाले एग्जाम्पल को इसमें अगर डालोगे तो बहुत बेहतरीन जाएगा। लड़की और लड़के की शादी तय हुई, लड़के ने लड़की के घर वालों से 10 लाख रुपए की डिमांड करी, लड़के वाले ने 10 लाख की डिमांड करी, लेकिन लड़की की उस समय स्थिति अच्छी थी, फैमिली वालों ने 10 लाख रुपए की डिमांड पूरी कर दी।
किन्हीं परिस्थितियों में लड़की का पिता एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, या उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंगाली में आ जाते हैं, या घर में कोई परिस्थिति कमज़ोर हो जाती है। अब शादी तो होना तय थी, संविदा उनकी 10 लाख रुपए की तय हो गई। यहाँ पे क्या है, जो लड़का है अब लड़की वाले घर से दोबारा से कंप्रोमाइज कर रहा है कि भाई, या लड़की वाले लड़के वाले के पास आए कि भाई हमारे पास 10 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं है, आप रिक्वेस्ट है आपसे हमारी स्थिति को देखकर इसे थोड़ा कम करा जाए या इसे बिना दहेज के शादी की जाए। तो उस समय जो उनका संविदा का नवीकरण हुआ है, जो नई संविदा तो हुई है ना, पहले वाली तो 10 लाख रुपए की थी, अब जो नई संविदा हुई है, या उसने खंडन कर दिया, लड़की पक्ष कह दे जी अब हम नहीं देंगे 10 लाख रुपए, ये तो है नवीकरण कि जी हमारी जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है इसे बदल दो, हम 5 लाख या 4 लाख दे देंगे, तो ये डन हो गया। तो ये क्या हो गई, संविदा नवीकरण हो गई। या खंडन, लड़की के घर वालों ने कुछ समय बाद ये बोला कि जी हम 10 लाख रुपए नहीं देंगे, हम अगर शादी करनी है तो बिना दहेज के करो, नहीं तो मत करो। या परिवर्तन द्वारा, लड़की की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, लड़की की स्थिति ज्यादा अच्छी हो जाती है तो लड़के के मन में लालच आता है, वो 10 लाख की जगह उनसे 15 लाख मांगने की डिमांड करता है। तो वहां पे वो लड़की वाले शादी करने के लिए अपनी बेइज्जती ना हो जाए, या शादी को कंटिन्यू रखने के लिए, या उन लड़के को खुश रखने के लिए 10 वाली संविदा को 15 में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो वहां पे कहा जाएगा कि संविदा का नवीकरण हुआ है, संविदा का परिवर्तन हुआ है। संविदा माने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको क्या करा है, परिवर्तन। आप इस वाले एग्जाम्पल को इसमें बिल्कुल सेम टू सेम लिख के आ जाना। नवीकरण का प्रभाव यह तो कि मूल संविदा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और पक्षों को उसके पालन के दायित्व से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। या एक क्या है, एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, ये तो था नवीकरण का, दूसरा हो जाए लड़का और लड़की की शादी हुई कि हम आपको 10 लाख रुपए का चेक देंगे, यानी इसको दूसरा वाला लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कि हम आपको 20 लाख रुपए और एक कार आपकी शादी में देंगे। लेकिन क्या हुआ, शादी हुई और शादी होने के बाद उनमें संविदा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। मतलब जिस दिन शादी थी कि भाई आपकी जो गाड़ी हमसे तय थी उस गाड़ी की जगह हम तुम्हें दूसरी गाड़ी दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि चलो जी आपने 20 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए हमसे बोला था, लेकिन फॉर्च्यूनर ना होके i20 गाड़ी हम आपको दे रहे हैं और 20 लाख रुपए दे रहे हैं। वो कैसी संविदा हुई, हमारी दूसरी नई संविदा बन गई ना तुरंत हमारी, और उसका उन्होंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया, उन्हें 20 लाख रुपए और एक i20 गाड़ी उन्हें दे दी। तो यहाँ पर क्या है, उन पक्षों की जो संविदा थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर दिया, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और पक्षों को उसके पालन करने के लिए दायित्व से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। या तो वो इसे भंग कर दें, ठीक है, या तो नवीकरण कर लें। आप इसके कम से कम 100 एग्जाम्पल बना सकते हो, मैं जितने एग्जाम्पल दूं इसके लिए इतने कम है। नवीकरण यानी कि जो 10 लाख रुपए की बात तय हुई थी वो बिल्कुल मना करा दें, लड़की पक्ष वाले, ये बॉय हैं ये गर्ल है, कि भाई हम नहीं दे रहे एक भी, करनी है तो शादी करो नहीं तो मत करो, तो नवीकरण हो गया। ये कह दें कि 8 लाख में तय हुई थी, हमें 10 लाख में चाहिए, लड़की वाले तो डन हो गए, चलो जी डन, कोई बात नहीं। 8 लाख में तय हुई थी, लड़की वाले गरीब हो गए, 5 लाख में हो गई, तो नवीकरण हो गया। लड़की लड़का का आपस में जाके मन नहीं मिल रहा है, ये किसी और से शादी कर रहे हैं, तो नवीकरण हो गया। मतलब किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत चेंज होना या खंडन हो जाना, ये है। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। इसके 100 एग्जाम्पल बन जाएंगे, इनमें से आप एक एग्जाम्पल बना के कोई कर आना, ठीक है। अभित्याग द्वारा धारा 63 के अनुसार प्रत्येक प्रतिज्ञा ग्रहीता जो ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, प्रतिज्ञा ग्रहीता स्वयं से की गई किसी प्रतिज्ञा के पालन का पूर्णता या भागता मोचन कर सकता है, कर सकेगा, यानी समाप्त कर सकेगा, या ऐसे पालन के लिए समय को बढ़ा देगा, या उसके स्थान में किसी तुष्टि को जिसे वह ठीक समझता है स्वीकार करेगा, सही है।
अब एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने कोई संविदा की है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई संविदा की। अब किसी विशेष परिस्थिति के कारण जो उसने ग्रहण की थी उस समय संविदा के, हाँ मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ, एक्सेप्टेड हूँ, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता, तो वो संविदा का अभित्याग कर सकता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, आप इसे पढ़ के आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं है बस आपको ये हेडिंग याद करनी है और ये सेक्शन याद करना है, एग्जाम्पल अपनी तरफ से आप लिख सकते हो, ठीक है। कै खे को 5,000 रुपये का देनदार है, मतलब कै देगा खे को 5,000 रुपये का देनदार है। गै खे को 1,000 रुपये देता है, गै खे को 1,000 रुपये देता है और उन्हें कै पर अपने दावे की पुष्टि से स्वीकार करता है। यह देन की संपूर्ण दावे की समाप्ति है। देखो क्या है, यहां पे देखते हैं, कै जो है, कै ने खे को 5,000 रुपये का देनदार है, खे जो है कै को 1,000 रुपये देता है और उन्हें कै पर अपने दावे की पुष्टि से स्वीकार करता है। मतलब 5,000 रुपये थे, कै ने जो है खे को दे रखे थे, गै जो है खे को 1,000 रुपये देता है और उसमें क्या कहता है कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो कै की पुष्टि के स्वीकार करने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो संविदा है ये क्या है, पूर्ण रूप से पूर्ण दावा जो है समाप्ति पर है, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई औचित्य बन ही नहीं रहा है, यहाँ पर कोई इनका बात दायर ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हमें वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। ये जो है खंडन वाले, ऐसे जो हमें एग्जाम्पल नहीं करने। एग्जाम्पल कौन सा करना है, जिस एग्जाम्पल को हम आपको देंगे, ये वाले वहाँ नहीं करने। किताबों में, गाइडों में, मॉडल पेपरों में यही होंगे, बेहतरीन सा एग्जाम्पल देते हैं। हम आपको जो एग्जाम्पल देंगे आपकी समझ में एक बार में आने वाला है, ठीक है। बने रहिए आप हमारे साथ, बस हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल। ये है हलवाई, यहां हो रही है दावत। हलवाई कौन हुआ, मजदूर हुआ। ये कौन हुए, मालिक हुए भाई। जहां पे दावत हो रही है वहीं पे तो मालिक होंगे ना। दावत चल रही थी, इन्होंने बोला कि 500 आदमी आएंगे, उनके लिए खाना बनेगा, ठीक है। आप उनका खाना बना के चले जाना। अब होता क्या है, ये धुआंधार हलवाई जो है खाना बना रहा है, मालिक ने आके इनसे क्या कह दिया, आप खाना अब मत बनाओ, जितना आपने खाना बनाया है वो पूर्ण है, अब खाना मत बनाइए। अब इसने, मजदूर ने क्या करा, यानी हलवाई ने खाना बनाना जो कर दिया बिल्कुल बंद, कि अब मैं खाना नहीं बना रहा हूं। तो यहां पर जो इसने जो संविदा करी थी 500 लोगों के लिए, इसने जो रोक दी है, ये कोई बाध्य नहीं है कि वो इसके पूरे खाने को बना कर ही जाए। सपोज करो इन्होंने 500 आदमियों के लिए बोला था, लेकिन 300 आदमियों को खाना बनने पर ही इसने, जो दावत मालिक था, इसने रोक दिया कि भाई अब हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, 300 आदमी का ही बहुत है, आप रहने दो। तो यहाँ पर जो ये मजदूर हलवाई है, ये नहीं कहेगा कि नहीं, मैंने तो जो आपसे संविदा की थी 500 लोगों की थी, आप तो 300 पे ही रोक रहे हो। भाई नहीं, मैं तो बना के जाऊंगा 500 लोगों का खाना। तो ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, हलवाई जो बाध्य नहीं है कि वो जो है आपको 500 लोगों का ही खाना बना के जाए, क्योंकि ये मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आप, उम्मीद करता हूं इस वाले एग्जाम्पल को पूर्ण समझे होंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले प्रश्न में हमें अपने 30 मिनटों का भी ख्याल रखना है, ये भी तो देखना है। अब हम अपना ऐसे मार्का उठाएंगे और मार्का उठा के ऐसे करेंगे, समझौता और संतुष्टि द्वारा धारा 363 में क्या करेंगे, यहाँ पे 363 में खत्म। आगे चलते हैं, शून्यकरणीय संविदा के खंडन द्वारा धारा 64 में खत्म, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दो, खत्म। आगे चलते हैं, प्रदान करने से इनकार करना, खत्म। धारा 67 में खत्म।
इतना हमें करना है भाई, हमें 30 मिनट का भी तो ख्याल रखना है। ये थोड़ी है हमें धुआंधार इस पे ही काम करते रहना है ना। आगे आ जाओ। विधि परिवर्तन द्वारा, ठीक है, ये कर देना है, ठीक है, इतना हमें करना है। सही है। हमने देखो इसमें अब हमें एक चीज और करनी है। ये हमें करने के बाद, हेडिंगों के पॉइंट डालने के बाद, अब हमें ये वाली जो है पूरी लाइन याद करनी है। विधि के लागू होने से, विधि के जब लागू होगी, कानून जब लागू होंगे, संविदाओं की समाप्ति निम्नलिखित तरीके से हो सकती है। जब हमारी कोई विधि लागू होगी, कानून लागू जो हो जाएगा, उसको हम निम्नलिखित तरीके से क्या कर सकते हैं, समाप्त। अगर सपोज करो हमारा जो है, हमने कोई विधि लागू करी, मतलब कोई संविदा करी और विधि में क्या हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, तो हम उसके विधि के लागू होने से संविदाओं की समाप्ति निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। जैसे हमने कोई संविदा करी और उस पर कानून ये है कि हम उस संविदा को भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम उसे कैसे बदल सकते हैं, विलय द्वारा। ठीक है, बस आपको हेडिंग डालनी है, किस द्वारा, विलय द्वारा कर सकते हैं। लिखित विलेख को परिवर्तित या रद्द किए जाने से, बस हेडिंग डाल देनी है आपको। मैंने क्या बोला, हेडिंग्स पे नंबर मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा मिलेंगे। दिवालिया हो जाने द्वारा, दिवालिया होने द्वारा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, मैंने आपसे क्या बोला था कि ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे नंबर किस चीज पे मिलते हैं, एग्जाम्पल्स पे, हेडिंग्स पे। ठीक है, और हमारी जो सेक्शन जो दी गए हैं उन पे, सेक्शन एक बार को इधर से उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल और हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा प्रथम क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूं आपका ना ये दिमाग की दही बना गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में बोरिंग है। ठीक है, ये क्या है, बोरिंग, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा मटेरियल बाजी नहीं दी गई है। इसमें ये चीजें बताई गई हैं कि हम अपने संविदा को कब भंग कर सकते हैं, कब लागू कर सकते हैं, कब समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप जो इतना ही अपना पेपर में करके आना, और हमें अपनी 30 मिनटों का भी ध्यान रखना है। मैंने जो हेडिंग्स दी थी उसमें आगे को और एक्सप्लेन करता, लेकिन ये क्वेश्चन 1 से 1.5-2 घंटे में चला जाता। और दूसरी बात, जो मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन कराया है, इसकी तैयारी मैंने इसलिए नहीं की थी कि आपके एग्जाम इतने जल्दी पड़ जाएंगे। अगर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं पूरे पेपर को, 1 क्वेश्चन ही हमारा 2 आवर का है, आवर्स का है, 2 घंटे का ही है ये क्वेश्चन जो मैंने आपको मतलब मोटा मोटी आपको समझाया है, क्योंकि आपके 30 मिनट का ख्याल रखना है। कभी आगे जब हमें इस पे दोबारा क्वेश्चन बनाऊंगा तो उन बच्चों को अलग से प्रोवाइड कराना पड़ेगा या नॉलेज बेस के लिए देना पड़ेगा, लेकिन आपके 30 मिनट के हिसाब से और 30 नंबर के हिसाब से जो मैंने आपको कराया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इतना आप अगर करके आते हो तो आपको 30 में से कम आपको 20 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको ये वीडियो कराई है बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इन 30 नंबरों के लिए आप अपने मन से अच्छे से तैयारी करना। आपकी और जो वीडियो हैं बहुत ही जल्दी आपके YouTube चैनल पर मैं डालने वाला हूं। मैं आपकी वीडियो पर ही काम कर रहा हूं, आप परेशान ना हो। कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इधर से उधर एक भी चीज़ चली जाती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए सावधानी से धीरे धीरे समझते हुए हम इन्हें चलेंगे। ठीक है ना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले ये चीज़ें दे पाऊँ। ठीक है ना, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन घंटी को दबाया नहीं है, तो आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि ये क्वेश्चनों का सिलसिला आपके साथ आपके 6 सेमेस्टर तक चलता रहेगा। आगे आपकी जो लॉ से रिलेटेड जो तैयारी होगी, नॉलेज होगी, उसकी सब आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप परेशान ना रहें, मैं आपके साथ हूँ, आप कड़ी मेहनत करें, मैं आपको आपके क्वेश्चन देता रहूँगा।
टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।